Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do NCERT solution part 2nd for the chapter Congress system, challenges and restoration of the Congress system. And in the last class we have discussed 6 questions. I hope all those 6 questions are completely clear to all of you. And today we are going to start from question number 7. So let us start now. Question number 7 is asking from you, what were the factors which led to the popularity of Indira Gandhi's government in the early 1970s? इसमें आपको बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे 1970s में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के लिए. वी हैव अंडरस्टूड कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, right? Because of the ideological differences, Congress was divided into two parts. There was split in Congress O and Congress R. So the group which was led by Indira Gandhi, that was Congress R. But we have also understood that there were confusions and there were internal conflicts. So you will have to tell which were the factors those were responsible for the popularity of Indira Gandhi instead of most powerful leaders of Congress, just like K. Kamaraj, you can say. Syndicates, all the people of syndicates. But even then, what were the reasons behind the popularity of Indira Gandhi, that you will have to tell. Fine. So factors were, she gave main emphasis on the social policies for the betterment of the people. जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था वो क्या था कि उन्होंने बेटरमेंट के लिए एम्फेसाइज किया. हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब क्या बना था, ग्रैंड अलायंस बना था. तो ग्रैंड अलायंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दे वर हैविंग नो एनी काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल और टारगेट, यू कैन से. दे वर सेइंग इंदिरा हटाओ ओनली. But Indira Gandhi was having a vision that she will have to eradicate poverty from the society. That's why she emphasized on the social policies for the betterment of the people. So this was the reason for her popularity. Second, she promised to bring land reforms and land ceiling laws. जो land reforms bill, मतलब कि हमारी कंट्री में जो सोशलिस्ट एस्पेक्ट आएगा कि गवर्नमेंट लैंड को एक्वायर करेगी, उन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन उनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को भी कुछ कंपेंसेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी. वो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने वाले थे, लैंड सीलिंग लॉज, वो भी सारी की सारी चीज़ें, जिसकी वजह से अब लोग पुअर पीपल थे ना, क्योंकि अब देखो अगर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी तो बेनिफिट के लिए यूज होगी फॉर द सोसाइटी. एंड द पीपल हु विल बी वर्किंग, दे विल बी फ्रॉम, यू कैन से, दे विल बी इकोनॉमिकली दैट नॉट मच साउंड, राइट. सो वो लोग वहां पे वर्क करेंगे. दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द पीपल हु वर रिप्रेस्ड, दे जॉइंड कांग्रेस पार्टी, और यू कैन से दे वर इन द फेवर ऑफ इंदिरा गांधी. थर्ड वाज द ऑन गोइंग क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान. हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस, क्योंकि वो लोग क्या फील कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट एबल टू फुलफिल आवर डिजायर्स, यू कैन से, आवर डिमांड्स, यू कैन से. दैट्स व्हाई दे वर एम्फसाइजिंग एंड दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट नेशन, दैट वाज बांग्लादेश. इसलिए वो डिमांड करे थे बांग्लादेश की. तो जो एक क्राइसिस था ईस्ट पाकिस्तान का, that led to the establishment of Bangladesh, also led to the increase in her popularity. मतलब उस टाइम पे कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन में इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन रहा है. तो कैसे एक हमारी जैसी कंट्री जो अभी मतलब इंडिपेंडेंट में इतना टाइम नहीं हुआ है, बट इवन देन वी हैव प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश. तो जैसे बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती है, और 1971 में वॉर भी था कहीं ना कहीं, राइट, वी वॉन द वॉर ऑल्सो. तो इन सारी के सारे फैक्टर्स ने क्या कर दिया, कंबाइन करके इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज कर दिया. अलॉन्ग विद दैट शी कमिटेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल, जो उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ. सो शी वॉज कमिटेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल. इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो पुअर सेक्शन थे, वल्नरेबल सेक्शन थे, फीमेल थी, राइट, उन सब ने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी को फेवर करना शुरू कर दिया. तो वो सारे के सारे फैक्टर्स कंबाइंड फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल हो गए किसके लिए, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के लिए. एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि 1971 में जब इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ऐसी बनेगी कि आज तक इतनी ज्यादा सीट्स कभी नहीं आई थी. दैट काइंड ऑफ इलेक्शंस शी हैज फॉट, राइट. एंड द, you can say, decision of the elections was completely in the favor of Indira Gandhi only. ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था. फाइन. अब आपसे पूछा जाता है व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट. ये सिंडिकेट क्या है, इसका मतलब आपको टर्म का मतलब बताना है. उसके अलावा मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ द 60s, व्हाट रोल डिड द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी.
आपको क्या बताना है, सिंडिकेट्स थे कौन, इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है कांग्रेस को लेके, उन्होंने क्या रोल प्ले किया कांग्रेस पार्टी में। सो अब देखो क्या रोल प्ले किया सिंडिकेट्स। सब अभी तक आई थिंक आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा कि सिंडिकेट्स कौन से लोग हैं, है ना। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि वो लोग जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका था कांग्रेस पार्टी में, बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर लॉन्ग, एंड इफ दे वर वर्किंग दे वर हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो ये वही लोग थे जिनको अपनी सीनियोरिटी के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लग रहा था दैट वी शुड गेट रिस्पेक्ट, यू कैन से, है ना। तो वही पावरफुल पीपल जो कांग्रेस की पॉलिसीज को स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते आ रहे थे, वही थे हमारे सिंडिकेट। तो सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट वाज द ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स विद इन द कांग्रेस हु इन्फ्लुएंस्ड एवरी मेजर डिसीजन ऑफ द पार्टी। क्या थे, जो कौन से लोग थे सिंडिकेट में, सिंडिकेट में वो वाले लोग थे जिन्होंने क्या किया, पावरफुल पीपल थे, पावरफुल लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस के सारे डिसीजंस को क्या करना शुरू कर दिया था, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। फाइन। उसके अलावा दिस ग्रुप वाज लेड बाय के कामराज। कामराज प्लान याद आ रहा है, जिन्होंने बोला था कि हमें ना क्या करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए कि हम क्या करें, बिकॉज वी हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम इन द पॉलिटिक्स, नाउ इट्स टाइम टू क्विट। मतलब अब हमें बाहर हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि अब नए नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि उनके पास नए आइडियाज हैं और वो नए आइडियाज कंट्री के बेटरमेंट के लिए वर्क करेंगे, राइट। तो ये ग्रुप वही थे के कामराज। तो सिंडिकेट्स ग्रुप को किसने लीड किया, इट वॉज लेड बाय के कामराज हु वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। उसके अलावा सम ऑफ द अदर नोटेबल लीडर्स एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी एंड अतुल्य घोष, ये भी क्या थे, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो क्या कर रहे थे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे सिंडिकेट्स में। फाइन। Second, they played an important role in making लाल बहादुर शास्त्री and इंदिरा गांधी as the prime minister। हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने जब कंटेक्स्ट पढ़ा था, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब उन दोनों को, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री थे चाहे वो इंदिरा गांधी थी, दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, क्योंकि उनके साथ सपोर्ट किसका था, उनके साथ सपोर्ट था सिंडिकेट ग्रुप का। इसीलिए वो लोग क्या बनते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी पावरफुल पोजीशन में आए दैट यस दे शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो उनको उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक लेके जाने में जिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, सिंडिकेट्स का था। उसके अलावा दे हैड अ मेजर रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी एंड वर्क क्लोजली टू गेट हर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड। और स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी वाज नॉट हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस, although she was having political experience because of her, you can say because of her legacy, वो उनको विरासत में मिली हुई थी वो चीजें, because of her father, है ना, because of her grandfather also। तो ये सारी चीजें, बट उसके साथ क्या था, जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वर्क करना शुरू किया तो she was completely inexperienced। तो उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, मेजर रोल प्ले किया था पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में और पॉलिसीज को बनाने के लिए। फाइन। उसके बाद however there was split in Congress in 1969, the Congress O was led by syndicate and the Congress R was led by इंदिरा गांधी। लेकिन फिर इन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स कब से अराइज होना शुरू हुई, प्रॉब्लम तब अराइज होना शुरू हुई जब इन लोगों के माइंड में क्या आना शुरू हो गए, डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। और वो डिफरेंसेस क्यों आए, क्योंकि सिंडिकेट्स को लग रहा था बिकॉज ऑफ देयर सीनियरिटी, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, दे शुड गेट मच रिस्पेक्ट इन द कांग्रेस पार्टी। और यू कैन से कांग्रेस और स्पेशली इंदिरा गांधी, शी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम दोज पर्सन्स, बट इंदिरा गांधी हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी, मतलब कि साइड में करते चलो सबको, है ना, शी वाज एबल टू टेक बोल्ड डिसीजंस, राइट। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होना शुरू हो गया, इसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और इस स्प्लिट ने फाइनली क्या कर दिया, कांग्रेस को डिवाइड किया, राइट। स्प्लिट का मतलब ही डिवीजन होता है, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए तो कांग्रेस में स्प्लिट होना शुरू हो गया। उस कांग्रेस की वजह से फिर क्या हुआ, कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कांग्रेस ओ जिसको आपने पढ़ा था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस आर जिसको आपने पढ़ा था कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, राइट। तो वो सारे के सारे अब आपकी क्या होगी, कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसी वजह से क्या हुआ, फिर ये कौन सा ग्रुप था, सिंडिकेट्स, वो वाला ग्रुप था जो किसको लीड कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे कांग्रेस ओ को। फाइन। नाउ आई होप this question 8 number the question number 8 is completely clear to all of you. Now we are on question number 9. अब आपसे पूछा गया डिस्कस द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि स्प्लिट हुआ, है ना, आपने पढ़ा कि कांग्रेस और कांग्रेस आर,
बट यहाँ बताना स्प्लिट का रीजन क्या था, मेजर इशू क्या थे जिसकी वजह से स्प्लिट हो गया कांग्रेस पार्टी का, है ना। तो अब कौन कौन से थे, सबसे पहले तो नॉमिनेशन ऑफ नीलम संजीवा रेड्डी। अब आप लोगों ने देखो नेम पढ़ा ना इनका, एंड नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप लोगों को याद आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो वहां पर कन्फ्लिक्ट हम लोगों ने ना बिल्कुल क्लोजली देखे थे, क्लियरली हम लोग फील कर पाए थे, क्योंकि जो सिंडिकेट ग्रुप था वो क्या चाह रहा था कि जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं ही शुड बी नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और सारे के सारे पार्टी के मेंबर्स को उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। बट इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस डिसीजन के अगेंस्ट थी, राइट, क्योंकि उन्होंने तो किसी और को बनाया था। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनली कौन जीत जाएगा, वीवी गिरी इलेक्शन जीत भी जाएंगे, हु वाज सपोर्टेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी, राइट। तो अब देखो क्या, द नॉमिनेशन ऑफ नीलम संजीवा रेड्डी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बाय द सिंडिकेट, इंदिरा गांधी वाज अगेंस्ट सच नॉमिनेशन। मतलब सिंडिकेट्स ने तो किसको नॉमिनेट किया, सिंडिकेट्स ने नॉमिनेट किया संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, बट इसके ऑपोजिट इंदिरा गांधी वाज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, शी वाज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन, बिकॉज वो फेवर किसको कर रही थी, जो उस टाइम पे हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, वी गिरी, पढ़ा था आप लोगों ने। वो उनको चाह रही थी कि उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और ये कहीं ना कहीं यहीं से हम लोग देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। उसके अलावा इंदिरा गांधी मेड वीवी गिरी कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उन्होंने क्या बोला कि चलो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं आ पाए वीवी गिरी, लेकिन आप क्या करो वीवी गिरी, आप ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और उन्होंने वो सारी की सारी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन जीता, बल्कि क्या किया, इलेक्शन ना सिर्फ फाइट किया बल्कि इलेक्शन को जीत भी लिया, राइट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कहीं ना कहीं रोल था इंदिरा गांधी का, और यू कैन से कि एक टाइप से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला रोल था, उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, क्योंकि पार्टी कुछ और चाह रही है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि जो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें आपको जो देखने को मिलेगा, पावर विल बी सेंट्रलाइज्ड, इट विल बी रिवॉल्विंग टू अ इंडिविजुअल पर्सन ओनली, अराउंड एनी इंडिविजुअल पर्सन ओनली, एंड दैट शी वाज इंदिरा गांधी ओनली, राइट। उसके बाद ड्यूरिंग द इलेक्शंस वीवी गिरी बिकेम सक्सेसफुल इन बिकमिंग द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन भी गए। दिस लेड टू डिफीट ऑफ सिंडिकेट कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी, और यहीं से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया कांग्रेस में, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि कांग्रेस तो जो इंदिरा गांधी वो तो हमारी बात को कुछ मान ही नहीं रही है। पहले तो देखो क्या हुआ था कि जब नीलम संजीवा रेड्डी को एक टाइप से नॉमिनेट किया गया फॉर द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, है ना, तो अब क्या हम लोगों को बोला था कि मतलब कांग्रेस के लीडर्स को क्या बोला था, दैट यू विल हैव टू गिव योर वोट्स इन द फेवर ऑफ नीलम संजीवा रेड्डी ओनली, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि दोबारा से इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के रिगार्डिंग इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने बोला था कि मीटिंग बुलाओ, लेकिन मीटिंग आई नहीं। बट इवन देन फिर भी एक कॉमन डिसीजन क्या हो गया था, यू आर नॉट बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू पार्टी विप, यू कैन गिव योर वोट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, राइट। और फिर जब लोगों को फ्रीडम मिली तो इंदिरा गांधी गॉट सपोर्ट अलॉट, और फाइनली वो जो चाह रही थी वही हुआ कि जिस पर्सन को उन्होंने चाहा कि ये बन जाए हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट, द सेम यू कैन से वीवी गिरी बिकेम द प्रेसिडेंट। और जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए तो अब इससे के जो सिंडिकेट्स हो गए उनके माइंड में क्या गया, उनके माइंड में ये गया कि हमारा तो कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि उनकी पावरफुल पोजीशन की वजह से उन्होंने तो क्या किया था, संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट किया था, है ना। तो वीवी गिरी जब बनते हैं तो संजीवा रेड्डी हार गए, तो एक टाइप से क्या हो गई, सिंडिकेट्स की हार हो गई, क्योंकि सिंडिकेट्स ने नॉमिनेट किया था नीलम संजीवा रेड्डी को, और जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने अकेले अपने दम पे वीवी गिरी को क्या बोला, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की फॉर्म में इलेक्शन फाइट भी कराया और जितवा भी दिया। तो इसने कहीं ना कहीं क्या शो कर दिया, इसने ये भी शो कर दिया कि हमारी कंट्री में जो कांग्रेस आर है वो एक्चुअल में कांग्रेस की क्या है, एक टाइप से कांग्रेस, एक्चुअल कांग्रेस वही है, रियल कांग्रेस वही है, कांग्रेस ओ वाली कांग्रेस रियल कांग्रेस नहीं है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वहां से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि रिलेशंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, राइट, बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट्स ग्रुप, और फाइनली इसी की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्लिट भी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। फाइन, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पैसेज में है, इंदिरा गांधी चेंज द कांग्रेस इनटू हाईली सेंट्रलाइज्ड। ये हम लोगों ने चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कांग्रेस अब क्या होगी थी, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हो रहा है, पावर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंटर से कहीं ना कहीं डिराइव हो रही थी, मतलब इंदिरा गांधी जो बोल रही थी दैट वाज फाइन, तो ऐसा सिस्टम हो गया था।
एन अनडेमोक्रेटिक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट मतलब क्या कहीं ना कहीं कैसा फील हो रहा था, ये किसका है, सुदीप्ता कविराज की, कि इस टाइम पे ना जो कांग्रेस पार्टी वो कैसी हो रही है, हाईली सेंट्रलाइज्ड हो रही है, अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो वहां तो सभी के आइडियाज को रिस्पेक्ट देते हो। वी हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री एज वेल, है ना। जब स्टार्टिंग फेज होता है कांग्रेस पार्टी का तो हमने पढ़ा था कि नेहरू ने उन सभी को रिस्पेक्ट दिया था जो उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां वाले कांग्रेस को बोला गया अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं क्या हो गया था, पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। उसके अलावा फ्रॉम द अर्लियर फेडरल, जो हमारा फेडरल था, फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है जहां पर पावर डिवाइड हो जाती है, एक टाइप से डिवाइडेड होती है, लेकिन यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई है। डेमोक्रेटिक एंड आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट नेहरू हैड लेड, मतलब जो हमारी सारी की सारी चीजें जो चल रही थी नेहरू के टाइम पीरियड से, डेमोक्रेसी चल रही थी, आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन चल रही थी, उन सारी की सारी चीजों की अब फॉर्म है ना वो चेंज हो गई है। अब सिस्टम कैसा हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया है और अनडेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया है। बट दिस could not have happened had not Indira Gandhi changed the entire nature of politics। अब देखो क्या है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया टाइप से, बट दिस मतलब यहाँ वो स्टॉप करते हैं, कुड नॉट हैव हैपेंड, ये कैसे नहीं हैपन हुआ होता, हैड नॉट इंदिरा गांधी चेंज द एंटायर सिस्टम, अगर इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज नहीं किया होता। दिस न्यू पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनटू अ मेयर इलेक्टोरल डिस्कर्स, मतलब अब हमारा सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है, मेयर इलेक्टोरल डिस्कोर्स की बस अब इलेक्शन से रिलेटेड चीजें हम लोगों को देखनी है, आइडियोलॉजी वाली चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी हैं। यूज ऑफ वेरी स्लोगन्स नॉट मीन टू बी ट्रांसलेटेड इनटू गवर्नमेंटल पॉलिसीज, अब आपको क्या देने, सिर्फ स्लोगन्स देने हैं, मतलब बहुत सारे स्लोगन्स आप लोगों ने पढ़ा था ना कि एक अट्रैक्टिव लाइन जो लोगों के दिमाग को अट्रैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो यहाँ क्या कर रही है गवर्नमेंट, वही अट्रैक्टिव आइडियाज दे रही है, और उन्हीं अट्रैक्टिव आइडियाज की वजह से, मतलब वो अट्रैक्टिव आइडियाज दे रही है, सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करो या ना करो गवर्नमेंटल पॉलिसीज में वो कोई इशू नहीं है, ऐसा सिस्टम बन गया अब हमारी कंट्री का, राइट। एंड ड्यूरिंग इट्स ग्रेट इलेक्टोरल विक्ट्रीज इन अर्ली 1970s amidst the celebration the Congress Party as a political organization died, मतलब कितनी बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि हालांकि 1970s में इलेक्शन में तो विक्ट्री हो गई, इलेक्टोरल विक्ट्री तो गेन कर ली कांग्रेस पार्टी ने, और वो ग्रेटली मतलब गेन किया, हम लोगों ने पढ़ा बहुत लार्ज स्केल पे विक्ट्री हुई है। बट इस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, डाई हो चुका है, मर चुका है। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ना तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंसेस को प्लेस नहीं मिलता है, और जब डिफरेंसेस को प्लेस नहीं मिलता तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग थे जो डिफरेंट व्यूज रख रहे थे उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। मतलब अगर हालांकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतेगी बट इवन देन वो जो जीत है ना वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने वाली है, क्योंकि यहां से हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि पार्टी वॉज क्लियरली रिवॉल्विंग अराउंड वन पर्सन ओनली, और ये जब सेंट्रलाइज सिस्टम है तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट द प्रॉब्लम्स ओनली। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पाते हैं कि इंदिरा गांधी को एसेसिनेट किया उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने, है ना। तो अब देखो व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटेजीज ऑफ नेहरू एंड इंदिरा गांधी। अब देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर समझ आए कि जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था ना नेहरू के टाइम पीरियड में, जो डेमोक्रेसी थी, आइडियोलॉजिकल फॉर्मेशन थी, है ना, डिफरेंसेस को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं अब मिसिंग हो रहे थे। उनकी जगह पे क्या हो रहा था, अनडेमोक्रेटिक और सेंट्रलाइज सिस्टम कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहा था, राइट। तो कौन कौन से डिफरेंसेस थे नेहरू और इंदिरा गांधी की पॉलिसीज में? बेसिकली इंदिरा गांधी एस्टैब्लिश्ड अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच फंक्शन इन एन अनडेमोक्रेटिक मैनर। ये सबसे बड़ा रीजन था कि नेहरू जहां सबके आइडियाज को रिस्पेक्ट देते थे, यहां पे क्या हो गया, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया, और जब सेंट्रलाइज्ड होगा तो मतलब अनडेमोक्रेटिक वे में वर्क होगा ही होगा, राइट। उसके अलावा क्या था, ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑफ नेहरू वर्कड इन डेमोक्रेटिक मैनर एंड गिव प्रॉपर चांस ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशंस इन द गवर्नमेंट। मतलब क्या था, अगर आप डिफरेंट व्यू भी रखोगे ना तब भी आपकी बात को सुना जाता था, और ये देखा जाता था कि आपकी बात में कितना पोटेंशियल है। अगर मान लिया आप पार्टी के अंदर भी नहीं हो, अपोजिशन में हो, तो भी बात को सुना जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, आप पार्टी में हो तो भी बातों को नहीं सुना जाएगा, राइट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्लियरली देख लिया ना आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, नेहरू का जो वक्त था वो डेमोक्रेटिक था, बट यहाँ पे क्या हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया। वहां पे क्या था, नेहरू के टाइम पीरियड में डेलिब्रेशन होते थे, नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन से चीजों का कंक्लूजन निकलता था। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो गया, यहाँ पे जो सिस्टम था वो ऐसा हो गया कि सेंट्रलाइज्ड हो गया, और जहां पे पावर
एक ही पर्सन ने कंट्रोल कर ली. This was the change in the political system of our country, or you can say this was the major difference between the policies of Indira Gandhi and Nehru. Fine. अब उसके बाद है नेक्स्ट आपका, why does the author say that the Congress party died in the 70s? अब ऑथर ने ये क्यों बोला कि जो कांग्रेस पार्टी वो डाई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है 1970s में? तो रीजन इसका यही है ना, अगर कहीं ना कहीं आप ऑटोनॉमी एक पर्सन क्रिएट करेगा, वो डिक्टेटरशिप है, दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, है ना. और कांग्रेस को क्यों जाना जा रहा था? कांग्रेस क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, राइट. बट वो वाली चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही थी. तो अब देखो, द ऑथर डिड नॉट हेल्ड अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि वो फील नहीं कर रहे कि ये सिस्टम सही है, और सही है भी नहीं, क्योंकि जब एक पीपल कंट्रोल करता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही होता है. फिर हम डेमोक्रेसी क्यों, फिर तो हम डिक्टेटरशिप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, है ना, अगर एक पर्सन का रूल चलाना है. So he felt that Congress became undemocratic in nature and their only aim was to win the vote of the people. ये आप लोगों ने पढ़ा ना कि स्लोगन्स देने हैं और उन स्लोगन्स को एक्चुअल में यूज नहीं करना, है ना, नॉट मीन टू बी ट्रांसलेटेड इनटू गवर्नमेंटल पॉलिसीज. मतलब जैसे आप लोगों ने गरीबी हटाओ देखा, क्या आज तक गरीबी हटी है? नहीं हटी है, आज भी ऐसी प्रॉब्लम्स है. तो मतलब क्या था कि सिस्टम में आपको स्लोगन्स देने हैं, लोगों का अटेंशन गेन करना है और उसके बाद उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना है, राइट. तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों की वोट्स को गेन करो और दैट्स इट. अनडेमोक्रेटिक था. उसके अलावा दे हैड नो इंटेंशन टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो लोगों के बेनिफिट के लिए वर्क करें. ड्यू टू दिस रीजन ही सेड दैट कांग्रेस डाइड इन एज एन ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक पीपल से नहीं चलती है. जब आपने उसको बोली ऑर्गेनाइजेशन दिया, राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक सिंगल पीपल तो नहीं हो सकता ना, राइट. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन और फिर भी एक ही पर्सन की मनमानी चल रही है, सो दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक. और डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑथर फील करते हैं कि जो उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी है 1970s की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डाई हो चुकी है. क्योंकि कांग्रेस तो वो है जिसको हमने रेनबो ऑर्गेनाइजेशन बोला है, राइट, जिसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, डिफरेंट व्यूज रखने वालों को भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, राइट, बातों को सुना जा रहा है. बट यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही है, यहाँ पे ऑपोजिट चीजें हो रही हैं. अथॉरिटेटिव कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का. इसीलिए कहीं ना कहीं ऑथर ने फील किया कि जो कांग्रेस पार्टी वो डाई हो चुकी है. फाइन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड द चेंज इन कांग्रेस पार्टी अफेक्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो? किस वे में कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टीज को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज कर दिया, कैसे अफेक्ट कर दिया? अब देखो, मतलब जो कांग्रेस में चेंज हुआ उसका क्या इंपैक्ट हुआ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो आपको अंडरस्टैंड करना है. तो देखो, द अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो ट्रांसफॉर्म देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड मेड देम कंपेटेबल टू द इलेक्टोरल आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल. Their role aim was to win the votes of the people in the election. For this purpose, they were ready to go to any extent. अब देखो, इंदिरा गांधी भी क्या कर रही थी? इंदिरा गांधी was also doing the same thing, no? कि वोट्स को गेन करना है by hook and crook. Everything is fair in politics, है ना. So she was trying to get the votes of the people only. तो जब अपोजिशन पार्टीज ने देखा कि कांग्रेस पार्टी ना कहीं अथॉरिटेरियन बन रही है, अथॉरिटेटिव हो रही है, तो अब हमें भी अपनी पॉलिटिक्स चेंज करनी पड़ेगी, हमें भी अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम भी अल्टीमेटली तो जो पार्टीज होती है उनका गोल क्या होता है? वोट्स को गेन करना, राइट. अल्टीमेटली गोल यही होता है. तो अब अगर अल्टीमेटली गोल को अचीव करना चाह रहे तो व्हाट दे विल हैव टू डू, उनको उन सारी की सारी चीजों को ऑपोजिट वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो इंदिरा गांधी कर रही है. इंदिरा गांधी जिस चीज को पॉजिटिव वे में कर रही है, उनको उसको नेगेटिव वे में दिखाना पड़ेगा, राइट. तो दे विल हैव टू डू कंप्लीटली ऑपोजिट थिंग देन इंदिरा गांधी. इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनका एम भी सिर्फ क्या है? वोट्स को गेन करना, वोट्स को विन करना, है ना. और इस पर्पज के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे वर रेडी. मतलब चाहे उनको किसी एक्सटेंट तक जाना पड़े, किसी लिमिट तक जाना पड़े, दे विल गो. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था ग्रैंड अलायंस, पढ़ा था ना कि ग्रैंड अलायंस, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि उनको पॉलिटिक्स में कुछ चेंज करना है, उनको लोगों को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, उनको कंट्री में कुछ चेंज करना है, बल्कि उनका गोल क्या था? उनका गोल ये था कि जो इंदिरा गांधी है ना, आप उसको पावर से हटाओ, दैट्स इट. कुछ भी करो बट इंदिरा गांधी पावर में नहीं होनी चाहिए. दैट वाज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड देयर बेसिक गोल. और इसी के लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज भी बनाई, स्ट्रैटेजीज भी बनाई और उसको कंप्लीटली गेन करने की कोशिश भी की. बट प्रॉब्लम यही होती है कि जब इतने डिफरेंट व्यूज कंबाइन होते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, राइट, जब कोई पर्पज नहीं होता है हमारे पास, कोई गोल नहीं होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रुप
ज्यादा टाइम तक स्टे करेगा ही नहीं, और यही होता है, ग्रैंड अलायंस को ग्रेट डिफीट का सामना करना पड़ा, राइट. बट ऑल द बिकॉज ऑफ द चेंजेस of the policies of Congress in the leadership of Indira Gandhi, it put a great impact on other parties also, and they also changed their strategies because they also wanted to get the votes of the people only. So I hope all of the questions related to these chapters are completely clear to all of you, because chapter was quite interesting, and I hope you are able to understand not only back exercise. If internal things are asked from you, you are able to explain each and everything, right? But even then, if you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts and question in comment section. From next video, we are going to start 6th chapter, right? We will start a new chapter from the next video. Till then, keep revising, keep learning, and stay connected as well. Thank you. Thanks a lot.